जय जिनेंद्र। सुना है कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो भाई बच के रहियो और अपने घर में दुबक कर पढ़ते रहियो। पर ऐसी उम्मीद है कि इस लहर से पहले इस एग्ज़ाम की डेट आ जाए, एग्ज़ाम हो जाए और आप सभी को अपनी मनचाही जगह पर आपकी ज्वाइनिंग मिल जाए। सो डोंट वरी, आपका दौर भी आने ही वाला है। तो स्वागत है आप सभी का एनएस लर्निंग चैनल पर। तो चलिए चैप्टर नंबर 11 का 9-2-11 कर देते हैं। अध्याय 11 रनिंग में है हमारा, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सहकारी समितियों का समापन और विघटन हम पढ़ रहे हैं। धारा नंबर 61, 62, 63 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली हमने। अब हम पढ़ेंगे 64, 65 एंड 66। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लिक्विडेटर को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है, और यहाँ पर अगेन धारा 64 में हम देखेंगे कि जो शक्तियाँ हैं वो रजिस्ट्रार के अंडर में होते हुए है। मतलब ये जो शक्तियाँ हैं वो रजिस्ट्रार के कंट्रोल में है। धारा नंबर 64, एक सहकारी समिति की संपत्ति जिसके संबंध में समापन का आदेश है। तो धारा 63 के तहत नियुक्त परिसमापक के पास समिति की संपत्ति, ऐसी संपत्ति को वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, अन्यथा उसकी वसूली करने के लिए भी इसके पास शक्ति प्राप्त है। तो ये जो आदेश जिस तारीख से प्रभावी होता है उसके बाद ही संपत्ति की क्या हो सकती है, बिक्री हो सकती है। आदेश कौन सा? समापन का आदेश। किसका समापन? सहकारी समिति का समापन की बात हम कर रहे हैं। तो सहकारी समिति का समापन का आदेश निकल चुका है। आदेश निकल जाने के बाद जो परिसमापक है जिसकी नियुक्ति कहाँ हुई थी, धारा 63 में हुई थी, अब ये परिसमापक क्या करेगा, ये जो भी संपत्ति है उसकी बिक्री करवाएगा, सेल करवाएगा। भाई समिति तो हो चुकी है समाप्त, अब उसके असेट्स का क्या कीजिएगा, भाई सेल ही करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर उसकी जैसे भी आपको उसको वसूली करनी है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, उसकी वसूली करेगा। तो ये है धारा नंबर 64। उपधारा 1। अब देखते हैं उपधारा 2। उपधारा 2 में परिसमापक के पास रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन क्या क्या शक्तियां होगी। काफ़ी सारी शक्तियां यहाँ पर परिसमापक के पास होती है। आइए पढ़ते हैं डिटेल में। धारा नंबर 64(2) में ही हम पढ़ते जाएंगे। पॉइंट नंबर ए देख लेते हैं। सहकारी समिति की ओर से अपने नाम से कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लिक्विडेटर की बात हो रही है। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, अपने नाम से जो भी केस है, मुकदमा है या फिर अन्य जो भी लीगल कार्यवाही करनी है शुरू कर सकता है और उसके बचाव करने के लिए भी कार्यवाही कर सकता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बात हो रही है लीगल प्रोसीडिंग्स की। बाय द नेम ऑफ हिज सोसाइटी। धारा नंबर 64(2) पॉइंट नंबर बी, सदस्यों या पिछले सदस्यों या नामांकित व्यक्तियों द्वारा या किसी के द्वारा सोसाइटी की संपत्ति के लिए समय समय पर योगदान का निर्धारण करने के लिए कि भाई यहाँ पर किस किस का कंट्रीब्यूशन है, किससे ऋण मांगते हैं, किसका कोई ड्यू बकाया है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सोसाइटी के मेंबर्स की बात हो रही है, फॉर्मर मेंबर्स की बात हो रही है, या फिर हम बात कर सकते हैं नॉमिनीज़ की, ठीक है, जो भी लीगल लोग हैं या जो भी उत्तराधिकारी हैं। तो उन सब का यहाँ पर जो जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसका निर्धारण कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। ओवरऑल द पावर टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन हु मेड बाय मेंबर्स, फॉर्मर मेंबर्स और नॉमिनीज। नाउ पार्ट सी, सहकारी समिति के खिलाफ सभी दावों की जांच करने के लिए क्या है इनके पास पावर कि ये जो भी दावे हैं, जितने भी क्लेम्स हैं, उन सब की क्या की जाए? इंक्वायरी की जाए। दावेदारों के बीच उत्पन्न होने वाली प्राथमिकता प्रश्नों का निर्णय करने के लिए। भाई एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा दावेदार हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, तो वहाँ पर प्राथमिकता किसे दी जाए, प्रायोरिटी किसे दी जाए, किसको कितना पार्ट दिया जाए। तो ये सभी प्रश्नों का जो भी निर्णय है वो कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। तो लिक्विडेटर का वर्क क्या है? टू इन्वेस्टिगेट ऑल क्लेम्स अगेंस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
सेकंड वन इज जो भी क्लेमेंट्स हैं यहाँ पर उनको क्या करना, प्रायोरिटी डिसाइड करना। नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट नंबर डी, सहकारी समिति के खिलाफ दावों का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए, और वो कब तक, समापन की तिथि से पहले पहले। भाई वाइंडिंग अप ऑफ सोसाइटी, बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ सोसाइटी क्या करना, यहाँ पर भुगतान करना, पे करना विद इंटरेस्ट। जो भी क्लेम है उसका इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर सोसाइटी का क्या करवाना पड़ेगा, क्लेम जो भी है उसका भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही किसी भी मामले में जो ब्याज जो देय होगा वो अनुबंध दर से अधिक नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में रेट लिखी हुई है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन कॉन्ट्रैक्ट रेट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर ई, कि यह निर्धारित करने के लिए कि कौन से व्यक्ति और किस अनुपात में परिसमापन की लागत वहन की जानी है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं वो आप याद रखिएगा, हम पावर ऑफ लिक्विडेटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ लिक्विडेटर, यानी कि परिसमापक की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है, और वो किसके कंट्रोल में है, रजिस्ट्रार के कंट्रोल में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार। मतलब रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना वो इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा, उसको अनुमति आफ्टर ऑल लेनी किसकी पड़ेगी, रजिस्ट्रार की ही लेनी पड़ेगी। तो निर्धारित क्या करते हैं यहाँ पर कि परिसमापन की जो भी लागत है, जो भी कॉस्ट यहाँ पर वहन की जानी है वो कौन से व्यक्ति द्वारा वहन की जानी है और किस अनुपात में वहन की जानी है। नाउ एफ पार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, समिति का समापन हो रहा है, तो सारी चीज़ें निर्धारित करने के लिए ये भी पता लगाना पड़ेगा कि क्या कोई व्यक्ति है वो सदस्य है वहाँ पर, या कोई पिछला सदस्य था, या फिर कोई मृत सदस्य का नामांकित व्यक्ति है। उसी के आधार पर जो भी पेमेंट ड्यू, लेना देना सब कुछ है वो किया जाता है। तो निर्धारित यह करने के लिए कि जो व्यक्ति है वो यहाँ वहाँ पर मेंबर है या रहा था कभी, या फिर जो कोई मेंबर रहा था उसकी डेथ हो चुकी है और उसका कोई नॉमिनी वहाँ पर है। ठीक है, तो ये सब निर्धारित जो करेंगे, डिसाइड जो करेंगे वो कौन करेंगे, ये लिक्विडेटर डिसाइड करेंगे। नाउ पार्ट जी, सोसाइटी की संपत्ति का जो वितरण है और संग्रह है। वितरण का मतलब तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसी चीज़ का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और संग्रह का मतलब हो गया कलेक्शन करना। तो जो संपत्ति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या कलेक्शन, इसके संबंध में इस तरह के निर्देश देने के लिए, सोसाइटी के मामलों को समाप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वो क्या निर्देश देने हैं, क्या नहीं देने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर लिक्विडेटर डिसाइड करेगा। तो समिति का क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है। ऐसे केस में जो भी इसका असेट्स हैं, संपत्ति है समिति की, उनको क्या किया जाएगा भाई, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ही किया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि समिति को समाप्त करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। या फिर अगर उसकी संपत्ति किसी और को दे रखी है, या फिर कोई मांग बाकी है, कोई देय है किसी की, तो उसको भी तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सारे जो भी कलेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब इस तरीके से किए जाएंगे जैसे कि सोसाइटी के मामलों को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो। डायरेक्शन विल बी गिवन, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय whom, बाय लिक्विडेटर। किस लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट and the collection of assets of society। सोसाइटी के जो भी assets हैं उनके बारे में बात हो रही है कि उनका जो भी कलेक्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके निर्देश पर होगा, लिक्विडेटर के। साथ ही क्यों होगा, मामलों को समाप्त करने के लिए, नेसेसरी for winding up the affairs or matter of the society। पॉइंट नंबर एच, अब अल्टीमेटली सोसाइटी का समापन हो रहा है, तो समापन होने से पहले
कुछ इस तरीके के कदम उठाए जाएं जिससे सोसाइटी को क्या पहुँचे, लाभ पहुँचे। ठीक है, तो सोसाइटी का जो बिजनेस है उसको कुछ इस तरीके से सेट किया जाए थोड़ा सा कि उससे क्या हो, सोसाइटी के व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? ताकि इसका जो समापन हो वो क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। कैसा हो? प्रॉफिटेबल हो। अब प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है? सपोज कोई शॉप वाला है, उसने कोई शॉप लगाई है, ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रही है, अपनी जो उसकी जो शॉप है वो चला नहीं पा रहा है ढंग से, उसको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को उसको सेल कर देगा जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो अपनी शॉप को तब तक नहीं बेचेगा जब तक उसको अच्छा उसकी जो है वैल्यू देने वाला कोई आदमी ना मिल जाए। ठीक है, उसकी अच्छी कीमत जो दे दे। तो वो यही होप करेगा शॉपकीपर कि यहाँ पर इसकी जो शॉप है उसके अच्छे से अच्छी प्राइस उसको मिल जाए। सेम यहीं पर कि सोसाइटी भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, लाभकारी समापन के लिए क्या करेगा, अपने व्यवसाय को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है। अगला पॉइंट नंबर आई देख रहे हैं हम। देखिए, लेनदारों या लेनदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति। अब ये लेनदार कौन हुए? जो क्रेडिटर्स हैं। कौन है? क्रेडिटर्स हैं, या फिर क्लेमिंग टू बी क्रेडिटर्स। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई समझौता करना या व्यवस्था करना। भाई अब सोसाइटी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो ऐसे केस में जो इसके क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपना धन जमा किया है या फिर कोई भी चीज़ जो है सोसाइटी से मांग करते हैं, वो ऐसे केस में उनसे क्या करते हैं, समझाइश करते हैं, इनसे लिक्विडेटर बात करते हैं कि आपको इतना दिया जाएगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब माकूल कौन बनाते हैं? ये लिक्विडेटर बनाते हैं। तो लिक्विडेटर इस तरीके से मध्यस्थों का काम करते हैं। सो यहाँ पर समझौता का क्या मतलब हो गया? कंप्रोमाइज़ करवाना। क्या करना? कंप्रोमाइज़ करवाना। और व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। किसके साथ में? विथ द क्रेडिटर्स। विद द क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदारों के साथ में क्या करना? समझौता करना और व्यवस्था करना। तो यहाँ पर लेनदार की बात करें तो लेनदार कौन हो सकते हैं? लेनदार वो हो सकते हैं जिन्होंने कभी सोसाइटी में कोई रकम जमा करवाई हो, ठीक है, किसी भी तरीके से किसी चीज़ में सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर वो लोग जिनसे सोसाइटी ने क्या लिया हो? ऋण लिया हो। क्या किया हो? सोसाइटी ने लोन लिया हो। तो ऐसे लोग यहाँ पर क्या हो सकते हैं? लेनदार हो सकते हैं। या फिर सोसाइटी की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम किया हो, तो ये सभी लोग किस में आएंगे? लेनदारों में आएंगे। नाउ इसका पार्ट देख लेते हैं, जे नंबर। तो मांगों और ऋण के लिए सभी देनदारियों से समझौता करने के लिए, भाई लेनदारों से भी समझौता इन्हीं को करना है और देनदारों से भी समझौता इन्हीं को करना है। तो जितनी भी मांग है, यहाँ पर ड्यूज़ है, पेमेंट बाकी है किसी का, कोई लोन है, उसके संबंध में जो भी देनदारी है उससे कंप्रोमाइज़ कौन करवाएंगे? यही लिक्विडेटरी क्या करेंगे? यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करेंगे। और संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह से प्रश्न के प्रति भी दायित्व किसका रहेगा? लिक्विडेटर का रहेगा। किससे संबंधित? असेट्स से संबंधित। और ऐसी शर्तों पर समाज का परिसमापन करना जिस पर क्या हो सकती है? सहमति हो सकती है। तो दो जनों के बीच में आपसी सहमति करवा करके ही लिक्विडेटर जो है वो अपना निर्णय यहाँ पर लेगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट के। तय समय जिसके भीतर लेनदार उनके ऋण और दावे साबित करेंगे। भाई कोई लेनदार है तो वो क्या करेंगे? उनके जो ऋण दिए गए हैं या फिर कोई भी क्लेम वो कर रहे हैं उसको क्या करवाना पड़ेगा? लिक्विडेटर को तय समय अवधि में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी टाइम पीरियड है उसका निर्धारण कौन करेंगे? टाइम पीरियड का निर्धारण करेंगे लिक्विडेटर। तो किसी लाभ के लिए शामिल किए जाने के लिए, कि भाई लेनदारों को जो जो भी लाभ देना है उसमें शामिल करने के लिए इसमें क्या करेंगे? लिक्विडेटर एक फिक्स टाइम पीरियड बनाएंगे उसका, कि इतनी समय अवधि के अंदर अंदर इस बात का निपटारा यहाँ पर कर देना है। और जो टाइम पीरियड यहाँ पर लिक्विडेटर निर्धारित करेंगे उसी के अंदर लेनदारों को क्या करना है? अपने ऋण और अपने दावे भी यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे? साबित करने पड़ेंगे। मीन्स क्रेडिटर्स shall prove their debts and claims। कितने टाइम में? विद इन गिवन टाइम। और ये टाइम किसके द्वारा दिया जाएगा? बाय लिक्विडेटर। नाउ पार्ट नंबर एल।
रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन। भाई ये तो चल ही रहे हैं, सारी की सारी जितनी भी अभी हम पढ़ रहे हैं ए से लेकर के एल पे आ गए हैं हम, सभी के सभी रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन ही चल रहा है। तो ऐसे दावे जो हर संभव प्रयास के बाद अपूरणीय पाए जाते हैं तो उनको लिखने के लिए ये पावर किसके पास है? लिक्विडेटर के पास है। भाई सब कुछ ट्राई कर लिया है, उसके बाद भी जो कुछ क्लेम हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इनको पूरा नहीं किया जा सक रहा है, या सोसाइटी के पास इतना धन ही नहीं है कि वो अपने जो लेनदार हैं उनको क्या कर सके? पेमेंट कर सके। जो भी चीज़ें हैं कि मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो भी क्लेम है, लेना है, देना है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे दावे यहाँ पर रह जाएंगे। तो ऐसे क्लेम को क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेटर अलग से नोट करके रखेगा। तो अपूरणीय का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जिसे पूरा नहीं किया जा सके ऐसे दावे, उनको क्या किया जाएगा यहाँ पर? राइट ऑफ आफ्टर एवरी पॉसिबल वे। नाउ पार्ट नंबर एम, सोसाइटी के खिलाफ दावे को देय नहीं घोषित करने के लिए, क्या घोषित करने के लिए? देय नहीं। जहाँ सोसाइटी के पास में, किसके पास में? सोसाइटी के पास ऐसे दावों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? देय नहीं वाले मामलों को अलग से कर देंगे, क्योंकि सोसाइटी के पास अब पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं कि वो उनका क्या कर सके? वहाँ पर भुगतान कर सके। सोसाइटी हैज़ नो इनफ रिसोर्सेस टू पे द क्लेम्स। तो ऐसे दावों को क्या बोला जाएगा? नॉट पेएबल। क्या बोला जाएगा? नॉट पेएबल, क्योंकि सोसाइटी इसमें अबल नहीं है टू पे। अब आते हैं पॉइंट नंबर एन पर। सोसाइटी के वाउंड अप में ये भी एक पॉइंट है कि यदि कोई अचल संपत्ति है तो सरकार को समर्पित की जा सकती है या हस्तांतरित की जा सकती है, जहां रजिस्ट्रार की राय में ये क्या हो? व्यापक जनहित में लिया गया एक स्टेप है। यानी कि कोई भी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि किसको दी जाएगी? गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, गिवन टू गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि भाई ये लोगों की भलाई के लिए, किसके लिए? वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए ये जरूरी है कि जो ये संपत्ति है ये लोगों के हित में ही रखी जाए और इसको किसको दे दी जाए? सरकार को हस्तांतरित कर दी जाए। तो इसे क्या बना दिया जाए? एक पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए इसमें लिक्विडेटर का भी हाथ होता है। तो समर्पण करना यानी कि सरेंडर कर देना। क्या कर देना? सरेंडर करना। और हस्तांतरित करने का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। वैसे तो ट्रांसफ़र का मतलब हस्तांतरित होगा। तो रजिस्ट्रार की राय में, इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार, इन द वेलफेयर ऑफ पीपल, अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन टू, किसको दी जाती है? ये गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कौन सी होगी यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी क्या? नहीं, ये कौन सी गवर्नमेंट होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी ऑब्वियसली। धारा नंबर 64 उपधारा 2 का लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि एक अचल संपत्ति जैसे कि क्या हो? एक सामुदायिक केंद्र हो, कोई हॉस्पिटल हो, जिसका उपयोग क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो सरकार की विशेष अनुमति के साथ में ऐसे निवासियों के सामान्य कल्याण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए सौंपने के लिए। तो ऐसी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए, तो ये लोगों की भलाई के लिए ही है, वहाँ के लोकल निवासियों के लिए ही होते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ पर दूसरी जो कोई सोसाइटी होगी उसको ट्रांसफ़र की जा सकेगी ऐसे असेट्स विद किसकी अनुमति से? सरकार की स्पेशल अनुमति के साथ में, लोगों के जन कल्याण में और सामुदायिक गतिविधियों के लिए ऐसा कार्य किया जा सकता है। तो सामुदायिक केंद्र को क्या बोला जाता है यहाँ पर? कम्युनिटी सेंटर। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी सेंटर। और ये स्थानीय निवासी कौन हो गए? लोकल रेजिडेंट्स।
लोकल रेजिडेंट्स, और सामान्य कल्याण जनरल वेलफेयर। जैसा भी नियमों में होता है, ये सारी चीज़ें जितने भी उपविधियाँ होती हैं, बाई लॉज होते हैं, इन सब के अकॉर्डिंग ही है। तो इन सब में बार बार ये बताने का तो कोई मतलब नहीं है कि ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होती हैं, जैसा भी बाई लॉज में लिखा हुआ है या नियमानुसार तो होती ही है। तो सरकार की विशेष अनुमति का मतलब हो जाएगा स्पेशल परमिशन, स्पेशल परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर यदि कोई संपत्ति किसी अदर सोसाइटी को सौंपी जाती है गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन के साथ में, तो देखिए क्या शर्त है कि जिसके लिए संपत्ति को सौंपा गया था तो सामुदायिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई पहले तो आपने इसको किस लिए दिया था, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए दिया था, ओके, लेकिन जिस कार्य के लिए दिया गया था उस कार्य के लिए तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है, और उसका यूज़ किसके लिए हो रहा है, अदर एक्टिविटी के लिए हो रहा है। तो यदि अदर एक्टिविटी के लिए यूज़ में लिया जा रहा है तो ऐसे में ये गलत यूज़ है, और ये गलत यूज़ है तो सरकार क्या करेगी, जो संपत्ति थी उसे वापस अपने अधिकार में ले लेगी, वापस कर दी जाएगी, रिवर्ट बैक, वापस से उसे किसको कर दी जाएगी, गवर्नमेंट को, वो जो प्रॉपर्टी है। तो रिवर्ट बैक क्यों की जाएगी, क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटी के लिए यूज़ की जा रही थी, यूज्ड फॉर अदर एक्टिविटी, ठीक है, यूज्ड फॉर अदर एक्टिविटी अदर देन द कम्युनिटी एक्टिविटी, अदर देन द कम्युनिटी एक्टिविटीज़। नाउ धारा नंबर 64(3), जब एक सहकारी समिति के कार्य परिसमापित हो जाते हैं, इस सहकारी समिति को पूर्ण रूप से परिसमापित कर दिया गया है, अब उसका कोई भी कार्य नहीं बचा है, सारे कार्य लिक्विडेटर ने क्या कर दिए हैं, निपटा दिए हैं। अब क्या होगा, जो परिसमापक है वो किसको रिपोर्ट करेगा, रजिस्ट्रार को। सो लिक्विडेटर रिपोर्ट मैक एन रिपोर्ट फॉर रजिस्ट्रार, किसको रिपोर्ट करेगा, वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा। लिक्विडेटर रिपोर्ट्स टू रजिस्ट्रार। नेक्स्ट बात क्या है कि जो जितने भी सोसाइटी के रिकॉर्ड बने हैं, अब ऐसे केस में जो भी वर्क लिक्विडेटर ने किया है उसको बाकायदा रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा, उसके बाद ऐसे स्थान पर जमा करेगा। कहाँ पर जमा करेगा, ऐसे स्थान पर जहाँ पर रजिस्ट्रार क्या करे, उसे निर्देश दे, उसे डायरेक्ट करे। तो जमा करने का मतलब सबमिट करना, रिकॉर्ड्स को सबमिट करना, कहाँ पर, जहाँ पे रजिस्ट्रार में डायरेक्ट। अब धारा नंबर 65 में क्या हो रहा है, काम किसका चल रहा था, परिसमापन का, सहकारी समितियों के परिसमापन का कार्य चल रहा था। अब उसको समाप्त भी तो करना है, तो उसका टर्मिनेशन जो होगा वो धारा नंबर 65 के अंतर्गत होगा। तो समापन कार्यवाही की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। धारा नंबर 65 उपधारा 1, किसी सोसाइटी के समापन के आदेश की तारीख से 3 वर्ष के भीतर परिसमापन की कार्यवाही क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। भाई समापन का आदेश निकल चुका है, ऑर्डर जारी हो चुके हैं, ऑर्डर जारी होने के 3 वर्ष तक क्या करना है, इनको परिसमापन की कार्यवाही पूरी कर देनी है। जो रजिस्ट्रार हैं, जो लिक्विडेटर हैं, जो भी अधिकृत अधिकारी हैं, उनको कितना टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर 3 वर्ष का टाइम दिया जाएगा आदेश जारी होने के बाद, ये याद रखिएगा। जब तक कि अवधि रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ा न दी जाए। यदि ऐसी कोई कंडीशन होती है कि भाई 3 वर्ष कम पड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में जो रजिस्ट्रार है वो क्या कर सकता है, इसकी जो अवधि है उसको क्या करेगा, एक्सटेंड भी कर सकता है। तो वैसे तो इनको 3 वर्ष का समय दिया जाएगा, लेकिन यदि रजिस्ट्रार अवधि को बढ़ा दे तो ही ये एक्सटेंड हो सकता है, 3 वर्ष से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। नेक्स्ट देखिए शर्त क्या है, वो यह है कि रजिस्ट्रार एक बार में केवल 1 वर्ष की ही अवधि के लिए विस्तार कर सकता है। 1 वर्ष से अधिक की अवधि का विस्तार एक बार में नहीं करेगा, एक समय में, ठीक है। अब
क्या होगा, कुल मिलाकर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, पर वो भी अलग अलग। ठीक है, एक बार 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया तो उसके जस्ट बाद वो और एक्सटेंड नहीं कर सकता है, लेकिन अलग अलग वो क्या कर सकता है, टोटल 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर सकता है। तो इस धारा में ध्यान में रखने योग्य बातें ये हैं कि जो समापन की कार्यवाही होगी वो 3 वर्ष के भीतर होगी। दूसरी बात, अगर इसको एक्सटेंड करनी होगी अवधि को तो एक बार में 1 वर्ष की हो सकती है एक्सटेंडेबल। दूसरी बात, एग्रीगेट कुल मिलाकर औसतन 2 वर्ष की हो सकती है। नाउ धारा नंबर 65 उपधारा 2, यदि इस तरह समय के भीतर समापन की कार्यवाही पूरी नहीं की जाती है, यानी कि 3 साल का समय तो ऑलरेडी मिल चुका है कार्यवाही करने के लिए, उसके बाद में 1 साल और एक्सटेंड हो गया है, फिर कुछ रुक करके 1 साल और एक्सटेंड हो गया है, उसके बाद भी समापन की कार्यवाही कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, नॉट कंप्लीटेड द प्रोसीडिंग ऑफ समापन यानी वाइंडिंग अप, तो रजिस्ट्रार मामले को क्या करेगा, सरकार को संदर्भित करेगा। तो ये रेफरेंस किसके पास में जाएगा, ये रेफरेंस जाएगा अब गवर्नमेंट के पास में, और वो भी विद रीजंस कि भाई क्या रीज़न यहाँ पर रहे हैं जिसकी वजह से ये कार्यवाही नहीं हो सकी। उसके बाद सरकार क्या करेगी, अपने निर्देश जारी करेगी, अपने जो भी इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर हैं, वो यहाँ पे जारी किए जाएंगे, और उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार नेक्स्ट आगे के स्टेप वाले वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, अब समापन की कार्यवाही होगी। लास्ट एंड फाइनल धारा नंबर 66, अधिशेष संपत्ति का निपटान, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस असेट्स, जो भी एक्स्ट्रा असेट्स रह गए हैं किसके, सहकारी सोसाइटी के, अब उन असेट्स का क्या किया जाना है। धारा नंबर 66, सोसाइटी की चुकता शेयर पूंजी सहित सभी देनदारियों के बाद में। देखिए, सोसाइटी का जो भी बकाया था सब कुछ चुका दिया गया है, जो शेयर पूंजी थी जिसकी उसको लौटा दी गई है, जो भी देनदारियां थी, लेनदारियां थी, सबको ख़त्म कर दी गई है। अब बात आती है कि जो भी असेट्स यहाँ पर सहकारी सोसाइटी के बचे हैं उसको कहाँ दिया जाए, कहाँ लगाया जाए। तो ये बात तो फिक्स है कि इसका विभाजन सदस्यों के बीच तो नहीं किया जाएगा। जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, यदि वो ये सोच रहे हैं कि ये सारा हमें दिया जाएगा, तो नहीं, यहाँ पर सदस्यों को तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, उपनियमों में जो भी बायलॉज में वर्णित है उसके उद्देश्य के प्रति समर्पित होंगे, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट बता रखे होंगे उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इन अधिशेष संपत्ति को लगाया जाएगा। अब देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट ही वहाँ पर वर्णित नहीं है, किसमें, बाईलॉज में, उपनियमों में, उपविधियों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया है, तो ऐसे में क्या करेगी जनरल बॉडी, सामान्य निकाय द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य के लिए इन प्रॉपर्टी को या फिर इन असेट्स को लगाया जाएगा। किसके द्वारा, अब जनरल बॉडी के ऊपर वर्क आ गया है। अब क्या करेगी, ये जो जनरल बॉडी है वो क्या करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में, सार्वजनिक उपयोगिता के आधार पर उस उद्देश्य के लिए इन असेट्स को वहाँ पर क्या कर देगी, इन्वॉल्व कर देगी। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि यदि सामान्य निकाय ने ऐसा कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है, अब सामान्य निकाय के पास भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर क्या किया जा सके, संपत्ति को यूज़ में लिया जा सके, तो ऐसे केस में फाइनल जो है वो किसके ऊपर आता है, दारोमदार रजिस्ट्रार के ऊपर, द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी को पूर्ण या आंशिक रूप से क्या कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, या तो एक को या सभी को, पूरा का पूरा कंप्लीट या पार्शली क्या कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। तो एक बात तो यहाँ से बिल्कुल ऑल क्लियर है कि जो भी अधिशेष संपत्ति होगी सोसाइटी की, वो सदस्यों के बीच तो विभाजित बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। दूसरी बात, उपनियमों के अनुसार उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यदि उपनियमों में वर्णित नहीं है तो फिर सामान्य निकाय के ऊपर वर्क आएगा, फिर सामान्य निकाय भी अब कोई उद्देश्य नहीं बता पा रहा है, तो ऐसे में अल्टीमेटली ये काम किसके पास में आएगा, रजिस्ट्रार के पास में आएगा। अब देखिए रजिस्ट्रार किस तरीके से इस अधिशेष संपत्ति को यूज़ में लेता है।
नाउ धारा नंबर 66 के 3 पॉइंट्स है कि इन 3 जगह पे जो अधिशेष संपत्ति है किसकी, सोसाइटी की, जो भी सरप्लस असेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उसका निवेश कहाँ किया जाएगा, एक्चुअल में उनका यूज़ कहाँ किया जाएगा, सार्वजनिक उपयोगिता के लिए एक उद्देश्य से। ऐसा उद्देश्य जो किसके लिए हो, पब्लिक यूज़ में हो, किसके लिए, पब्लिक यूज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को लगाया जाएगा। बहुत अच्छा, ये तो हो गई। अपन कॉमन सेंस से भी बता सकते थे कि लोगों के हित में भी उसको यूज़ में लिया जा सकता है। दूसरा देखिए, धर्मार्थ उद्देश्य, चैरिटेबल, भाई डोनेशन करना, दान दे देना, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत है, लोगों को नीडफुल है लोग कहीं पे, ठीक है, उनके यूज़ के लिए वो प्रॉपर्टी दे देना। तो हम सबको भी क्या करना चाहिए, अपनी आय का कुछ परसेंट, 1 से 5%, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, हमें भी दान करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, किसी को देने से और हमारे पास में बढ़ता है। तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करने से क्या होगा, उसकी दुआएं आपको मिलेगी, आपके काम जल्दी होंगे और आप अपने अपने जीवन में भी सफल होंगे और लोग आपसे खुश रहेंगे और आप खुद भी खुश रहेंगे। तो कुछ चीज़ धर्मार्थ भी कर लेनी चाहिए। चलिए, ये हो गई मजाक की बात। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर सी, राज्य में सहकारी आंदोलन के विकास के लिए, कि भाई राज्य में जो भी सहकारी समितियां चल रही है, जितनी भी सहकारी समिति वर्क कर रही है, उनको क्या करना, उनको और आगे बढ़ाना, उनको ऊपर बढ़ाना। ऐसे कार्य के लिए भी इन असेट्स को यूज़ में वहाँ पर लिया जा सकता है। सपोज़ जो सहकारी समिति का परिसमापन हो रहा है, उसके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो वो कहाँ पे दे दिए जाएँ, ऐसी जगह दे दिए जाएँ जहाँ पे है ही नहीं बेचारों के पास में, ठीक है। और सहकारी समितियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के आधिकारिक विकास के लिए, बुनियादी ढांचे क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आधिकारिक विकास, भाई वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि सहकारी समितियाँ थोड़ी कम डेवलप्ड होती हैं। तो यदि किसी का डेवलपमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं पर अच्छी सर्विसेज मिलने लग जाए, भाई हम कहीं सहकारी समिति में गए, बैठने की व्यवस्था नहीं है, सपोज़ वहाँ पे चेयर टेबल थे और ये किसको दे दिए गए, दूसरी समितियों को प्रोवाइड करा दिए गए, तो बहुत अच्छी बात है कि लोग वहाँ पे कम से कम जाकर के बात करने के लिए थोड़ी देर बैठ कर के तो बात कर सके, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सेवाएं अच्छी हो सके, वहाँ पर सहकारी आंदोलन का जो है मूवमेंट थोड़ा गति पकड़ सके, सहकारिता आगे बढ़ सके, उसके लिए यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी रहता है। तो ये 3 प्रकार के उद्देश्य इस जो है अधिशेष संपत्ति को यूज में लेता है। आई होप आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इन अध्याय को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है और समझदारी के साथ, कॉमन सेंस के साथ आपको एग्जाम में आंसर करने हैं। चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपने इतनी देर मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।